अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, फिर मैं अपने स्टूडियोज में मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूं। जी सबसे पहले जी, ईरान अमेरिका जंग बंदी से खित्ते की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करेंगे। चीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे का जामिन हो सकता है, ईरानी सफ़ीर का कहना यह है। ईरान ने यूरेनियम अफसुर्दगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी का इजहार किया है, अमेरिकी अखबार ने दावा किया है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर की खुशी को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते, ट्रंप का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता, ईरानी खबरसा एजेंसी। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे की अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम ज़्यादा महंगा होने की वजह 170 रुपए फी लीटर लेवी का नकाज है, हकाम पेट्रोलियम की डिवीजन। ईवान के अंदर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? पीटीआई रहनुमा पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया, बलोचिस्तान ने खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर ली। वजीर आजम का वजीर आला KPK से राब्ता, दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिना तावन फराहम करने की यकीन दहानी। ये जी चंद अहम खबरें हैं आज की और इन पर हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी बीबी वडेरी साहिबा, जिनका ताल्लुक PMLN से है, और उनके साथ मौजूद है जी खान बहावुल इसहाक बलोच साहब, जो कि जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर कैस असलम साहब, जो कि माहिर मुआशियात हैं। इनसे भी हम डिस्कशन करेंगे पेट्रोल की कीमत के क्या मामला चल रहे हैं, उन तमाम मामलात पे। उनके साथ मौजूद है जी नदीम खान शेरवानी साहब, जिनका ताल्लुक PTI से है। अच्छा जी बीबी वटेरी साहिबा, सबसे पहला सवाल जो है ना, वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो आज सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, वो ये कि ईरान और अमेरिकी जो मामलात हैं दोनों में शिद्दत सी महसूस हो रही है। वहाँ से रद्द-ए-अमल आता है, यहाँ से जवाबी रद्द-ए-अमल जा रहा है। इन तमाम मामलात को हुकूमत किस परसेप्शन से ले रही है? हमने बहुत मफाहमत की कोशिश भी की, मगर मीनवाइल अब ऐसा लगता है कि ये मामलात जो ना हमारी तो आंखों से ओझल होते नजर आते हैं। आपका क्या, क्योंकि आप बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं, देखती भी हैं और बहुत करीब तरीन मामलात आप समझ सकती हैं इन तमाम चीज़ों को, क्या कैसे लेती हैं इन तमाम मामलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बेटा आज क्योंकि 10 मई है तो मार्का हक की जीत जो है पूरे पाकिस्तान को, हमारी पूरी फोर्सेस को, पूरे सियासतदान बिला तफरीक पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। दूसरी जो आपने ये अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में बताया, तो आपने देखा सफारतकारी के मामले में बेटी काफ़ी, ये आज की बात नहीं थी, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो और हमारे नायब वज़ीर आज़म आपने देखा था पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने पूरे काफ़ी मुल्कों में विज़िट किया। ये इसी की एक कड़ी थी। जब कोई मुश्किल हो या कोई आप काम कर रहे हो ऐसा जैसे सफारतकारी या कोई मुल्क के लिए या कोई मुल्क की इकानमी के लिए, तो मैंने देखा है, हमने हमेशा यही देखा है जो सुलझे हुए सियासतदान है बिला तफरीक अपनी पार्टियों को बलाए ताक रखते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो जैसे आपने मार्का हक को देखा है, 75 साल पूरी लाइफ में पहले भी बड़ी सारी कामयाबियां आई हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तानी की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सियासतदानों ने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। लेकिन जिस तरह मार्का हक में पूरे पाकिस्तान ने, जैसे फील्ड मार्शल साहब ने नाम रखा था सीसा पलाई दीवार, तो बिला तफरीक सारी हमारी जो थी फोर्सेस और सारे हमारे जो नौजवान, हमारे पाकिस्तानी अवाम, सियासतदान सारे इकट्ठे होके इन्होंने जिस तरह साथ दिया, तो आपने देखा कि हमारे से कोई 5-6 गुना बड़े ताकतवर मुल्क को उसके अंदर घुसकर जिस तरह मारा, तो ये एक इकट्ठे होने का सबूत है। इसी तरह ही बेटा ये सफारतकारी इतना छोटा मामला नहीं था, ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें अभी भी कोशिशें जारी हैं। जिस तरह आपने अभी कहा कि चीन चाइना हो सकता है, तो आपने देखा पिछले दिनों में जब सफारतकारी शुरू में जब इस्लामाबाद में आए थे अमेरिकन और ईरान के सरबराहान, तो उसके बाद फ़ौरन ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने विज़िट किया सऊदी अरब, चाइना और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब बिला झिझक, बिला खतर खौफ
ایران میں گئے تھے. تو یہ ساری سفارت ان چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں. یہ جو صلح کا ایک پیکر ہم نے اٹھایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی. لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے بیٹا. جو 2 گروپوں میں بھی لڑائی ہو جائے تو کافی ٹائم لگتا ہے. ایک دفعہ بیٹھک سے پریا سے کام نہیں ہو جاتے. جی خان صاحب، آپ کیا اس معاملے میں کہیں گے؟ ایران کے معاملات میں پاکستان بہت ہی ایکٹیولی پلے کر رہا تھا، مگر ابھی مین وائل کچھ اور ممالک بھی بیچ میں انٹر ہوئے ہیں اور معاملات ایسے ہے کہ جیسے ریپڈ فائر چل رہا ہے، وہاں سے وار آتا ہے تو یہاں سے فوراً جوابی وار آتا ہے. کوئی بھی نیچے نہیں آ رہا، کوئی بھی اپنے معاملات کو شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ حساسیت پوری دنیا جو محسوس کر رہی ہے، شاید یہ دونوں کنٹریز محسوس نہیں کر رہے. کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، آپ نیئر پاسٹ میں جائیں تو جب ایران اور امریکہ کا پاکستان میں جو سٹنگ ہوئی ہے، جو پاکستانی گورنمنٹ نے جو ارینجمنٹس کیے تھے، اس میں ایک بڑی چیز دیکھنے والی ہے. کمپیریزن دونوں ڈیلیگیشنز کا کیا جائے، امریکن ڈیلیگیشنز کا اور ایران کا، تو ایران میں سینئر پارلیمنٹیرینز بھی آئے تھے، اس میں ان کے فارن منسٹر بھی آئے تھے، ان کے ٹیکنوکریٹس بھی تھے، ان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ایران نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا ان مذاکرات میں. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کا تھا سسٹم، اس میں جو ان کے ڈیلیگیشن تھے، ڈیلیگیشن میں وائس پریزیڈنٹ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اتنا ایک بڑا معاملہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو اس میں خود بیٹھنا چاہیے تھا. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب وہ مذاکرات شروع ہوئے تو اس مذاکرات میں آپ نے امریکہ کا کردار دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک ٹیلی فون کال تھی جس کی وجہ سے وہ مذاکرات بند کر دیے گئے اور یہاں سے ڈیلیگیشن نامکمل مذاکرات کے بعد واپس چلا گیا. ایک اتنی بڑی ایفرٹ کی اس میں ہماری اپوزیشن نے بھی بڑا مثبت کردار ادا کیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت احتجاج کی کال دی ہوئی تھی جو انہوں نے وڈرا کی، اور نیشنل اسمبلی میں ایک بہت بڑا ان کا یہ فیصلہ تھا اور وہ انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اس میں، جس پہ ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کیا ہمیشہ ہر فورم پہ. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب تک یہ فائنلائز نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف ایک شخصیت کی غیر سنجیدہ رویہ ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. کیونکہ اس کے جو منہ ہے، اس کے منہ کو انسانیت کا خون لگا ہوا ہے. اس نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ اس نے دیکھی، اس نے پاکستان اور افغانستان کو لڑایا، اس نے عالمی، اور اس نے ایک اور بات کی، یہ بھی آن ریکارڈ ہے، ٹرمپ نے یہ بات کی کہ جو امریکن پریزیڈنٹس آج تک نہیں کر سکے میں وہ کر رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کہ آپ یہ دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ نہ آپ خود چین سے بیٹھیں گے اور نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے. تو ان حالات میں جو عالمی دنیا ہے، انہوں نے تو اپنا، ہر ملک نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک شخص کی غیر سنجیدگی معاملے کو یہاں تک لائی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ابھی چین کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، انفیکٹ بہت سارے معاملات میں چین انوالو بھی تھا، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے چلنے والی یہ جو مفاہمت کی گیم ہے، یہ ابھی تو فی الحال ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ کہیں مفاہمت ابھی دور دور تک کہیں چلے گی ان دونوں کے درمیان، مگر کیونکہ دنیا جام پیک ہوئی ہے، پوری دنیا کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر کنٹری میں جنگ لگی ہوئی ہے، جسٹ بیکاز آف ابنائے ہرمز ہر کنٹری سفر کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس معاملات میں کہ ان کو کس طرح سے اب وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے کہ اب وہ ہاٹ وار ختم ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں کشتیوں پہ کوئی نہ کوئی حملے ہوئے ہیں، مگر وہ جو گلف نیشن پہ حملے ہو رہے تھے، وہ جو ایران پہ حملے ہو رہے تھے، وہ بند ہوئے ہیں. اچھا، ابھی بھی ایران ہی ان چیزوں کے اوپر وہ کر رہا ہے؟ میں اجازت دیں تو ایک بات میں کچھ کہنے لگا ہوں جو برا لگے گا لوگوں کو. اس جنگ بندی میں ایران از انجوائنگ اٹ سیلف. ایران کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. سعودی عرب، کویت، یو اے ای، وہ ہر وہ ملک جس نے تیل بیچنا تھا ان کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہر ہمارے جیسا ملک جس نے تیل خریدنا تھا اس کا نقصان ہو رہا ہے. یورپ کا نقصان ہو رہا ہے. ایران کے پیچھے ایک اور سمندر ہے جس کو کیسپین سی کہتے ہیں. ایران کا اس کیسپین سی کے اس سائڈ پہ ایران ہے اور اس سائڈ پہ روس ہے. ایران تو اپنی ٹریڈ جاری رکھے ہوئے ہے کیسپین سی سے دنیا کے ساتھ. پھر اس نے ایک ٹرین کا رستہ نکالا ہے قازقستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، جہاں چین کو تیل دے رہا ہے، اور پھر پاکستان کے تھرو بھی وہ ٹریڈ کر رہا ہے چین کے ساتھ. تو ایران کو وہ نقصان نہیں ہے اگر یہ جنگ بندی قائم رہتی ہے. امریکہ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، مگر یہ جو گلف کے ملک ہیں اور پھر وہ ملک جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو 190 پہ چلا گیا ڈالر پہ تیل.
میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ آفیشلی خرید لیں ایران سے بارڈر کے ذریعے تیل, آپ اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے پچھلے 40 سال اس پہ امبارگو لگا ہوا تھا, اور پھر بھی اس نے اتنی ترقی کی اور 40 سال تیاری کی اس جنگ کی, وہ میزائل بنائے, وہ سب کچھ کیا. یہ اس لیے ایران ابھی بھی تیار ہے کہ آپ حملہ, ایران تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فوج تو اتار کے دیکھیے, جو اب امریکہ نہیں کرنے کو تیار. اس کے جو بیڈی بیرر تھے 3 وہ تھے جہاز ایئرکرافٹ کیریئر, جن میں سے ایک واپس چلا گیا ہے, ایک کو نقصان ہوا ہے اور تیسرا اب دور کھڑا ہے. تو جب آپ دنیا کی سپر پاور کے ڈالر کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, اس کے بیڑے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور اس کے دوست جو ہیں وہ اسپین اور اٹلی کہہ رہے ہیں, فرانس کہہ رہا ہے, جرمنی کہہ رہا ہے, انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وہاں سے آپ اپنے جہاز نہیں گزاریں گے. سو ان دی کانٹیکسٹ پاکستان کی ڈپلومیسی کی تو بہت فتح ہے. ایران کو اس کے بڑے فائدے ہیں. مجھے نہیں پتا ڈونلڈ ٹرمپ کے پیسے بن رہے ہیں یا کیا ہے, بہت مار کھائی ہے اسرائیل نے اس سارے کے اندر. سو میری اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ بندی رہے. ایران نے جو پیشکش کی ہے وہ وہی تھی جو پہلے ٹرمپ کی گورنمنٹ میں معاہدہ ہوا تھا, اور ٹرمپ نے اوباما کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور ٹرمپ اس معاہدے سے نکلا تھا. ابھی بھی پیشکش وہی ہے کہ ہم روس کو دے دیتے ہیں اپنا یورینیم, ہم جو ہے آپ کی مختلف باتیں میں آپ ہمارے اوپر سے یہ سارے سینکشنز اڑائیے اور ہمیں ایک ایکول لیول پہ ٹریٹ کیجئے. اب پرابلم جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو دوست مشیر یہاں آئے جے ڈی وینس کے ساتھ, وہ تو ڈپلومیٹ ہی نہیں ہے. ایک اس کا سن ان لا تھا, ایک کشنر, اور ایک صاحب اور تھے. ادھر سے ایک بڑا پڑھا لکھا اسٹرانگ ایرانین ڈیلیگیشن تھا, جس میں 3-4 تو پی ایچ ڈیز تھے, ڈپلومیٹس تھے, ممبر پارلیمنٹس تھے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ایک فون کال اسرائیل کے پرائم منسٹر کی اور چیزیں ادھر چلی گئیں, مگر ابھی ایک میٹنگ ہونے والی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر کی ہے, اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ بڑا سوچ بچار کے 1-1 روپیہ بھی لگاتا ہے کہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مفادات کے بغیر یہ لوگ ایک قدم بھی نہیں رکھتے. کیا آپ کا بھی اوپینین یہی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے ساری گیم کی جا رہی ہے, اور اپنے آپ کو اتنا سمجھے کہ ایک امیج کہاں تھا اور کہاں سے کہاں گر گیا, اپنے آپ کو یہاں گرانے والا, کیا خالی یہی کاز ہے کہ اسرائیل اس کے پیچھے ہے, اس کی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ نہیں, صرف یہ کاز نہیں ہے. کاز جو ہے وہ جو کارپوریٹس ہیں, جو ملٹری کمپلیکسز ہیں امریکہ کے, جس میں ٹرمپ کی اپنی فیملی بھی ہے, یہ پیسے بنا رہے ہیں اس جنگ میں, اس سارے تیل میں بھی بنا رہے ہیں. پہلے دیکھیں, پہلے ایران کو حملہ کرنے سے پہلے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا. اصل جو گھیرا ڈالا جا رہا ہے وہ چین کے ارد گرد ہے, اس کو تیل نہ ملے نہ ایران سے نہ وینزویلا سے. بٹ کیپٹلزم, سرمایہ داری نظام ہمارے ملک میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ نہیں دیکھتا کہ غریب آدمی کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ امیر آدمی کا پیسہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. یہاں بھی بن رہا ہے اور وہاں بھی بن رہا ہے. ہم یہ بات صحیح ہے کہ نیتن یاہو ایک ووٹ سے وہ حکومت میں ہے, اور پتہ نہیں اس کی کیا پاور ہے کہ وہ جب بھی ایک کتاب تھی جو میں یہاں بتا دیتا ہوں, اس کا نام تھا ویگنگ دا ڈاگ, کہ یہ اسرائیل دم ہے اور امریکہ ڈاگ ہے, اور بجائے امریکہ اسرائیل کو ہلائے, وہ دم امریکہ کو ہلا رہی ہے. تو وہ یہ ملٹری کمپلیکسز کا ایشو ہے. یہ جو نقصان اسرائیل کا ہوا ہے, ابھی بھی لبنان میں کئی ہزار ان کے مارے گئے ہیں صفائی, اسی لیے وہاں بھی وہ بیٹھا ہے پیس کرنے کے لیے. بٹ جو ظلم اس نے کیے غزہ میں, جینوسائیڈ کیا, اب تو سویڈن نے بھی کہہ دیا کہ وہ اکٹھے ہو کے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کے ہم اسرائیل پہ کیس کریں. سوال مجھے جو سمجھ نہیں آئی, وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک ہو,
21वीं सदी में इस बच्चों का और औरतों का इतना कत्लो गारत मैं सोचता भी नहीं था कि इंसानियत इतना गिर जाए। और वो मुल्क जो सारों को ये कहता होता था कि हम अमन के अलम बरदार हैं, उसी मुल्क से ऐसी हवाएं आना, फिजाएं आना, ये बहुत ही वियर्ड चीज है। बहुत सारी क्लिंटन वाहिद प्रेसिडेंट अमेरिका का जिसके तहत जंग नहीं हुई, उस पे इश्क और मोहब्बत के इल्जाम लगे थे, जंग के नहीं लगे थे। बाकी हर सदर ने जंग लड़ी है, और मैं पिछली दफा भी कह चुका हूं कि कोरिया में भी हरा है अमेरिका, वियतनाम में भी हरा है, इराक में भी हरा है, अफगानिस्तान में भी हरा है, और इधर भी मार खा रहा है जी। मगर पैसे बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पैसे की गेम लग रही है। सही जी। शेरवानी साहब, आप इस मामले में क्या कहेंगे, जबकि बज़ाहिर कुछ और नजर आ रहा है और अंडर द स्टोरी हमें बिहाइंड द सीन कुछ और नजर आ रहा है। जिस तरह अभी सर ने कहा कि ये बेनिफिट्स हैं, ये पैसे बनाने की गेम है, ये हराने की किसी को गेम नहीं, क्योंकि देखिए बड़े मुतमईन से बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई जल्दी है किसी किस्म की, उधर से ट्वीट आता है, इधर से जवाब आता है, उधर से ट्वीट आता है, इधर से जवाब आता है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे वाकई में ये एक तरह की एक गेम खेली जा रही है जिससे अर्निंग हो रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि इसमें रियलिटी है कि वहां पे जो ट्रंप का सारा पीछे जो उसको लेके आए हैं जो लोग, उसमें सारी जो जेड किश्नर और वो जो वेटकॉफ है, कौन लोग हैं? ये सारे इजरायली हैं और उनके नुमाइंदे थे जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, इनडायरेक्टली उन्हीं की कर रहे थे, उधर से ही वो सारी हिदायत ले रहे थे। तो जब ट्रंप कोई भी स्टेटमेंट जारी करता है, उसके बाद देखिए उनकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर जाती है, फिर जब वो कहता है मैं हमला करना लगा हूं, फिर वो नीचे चली जाती है। ये सारे इसके पीछे बिजनेसमैन लगे हुए हैं और जो इनको इसको लेके आए हैं। और जैसे इन्होंने बात की कि वो जो क्लिंटन है उसके ऊपर इल्जाम आते, इसमें डॉक्टर साहब अभी जो एप्स्टीन फाइल है उसकी वजह से भी इसको पकड़ा हुआ है उन्होंने। एप्स्टीन फाइल जो है उसकी वजह से इसको कंट्रोल किया हुआ है। और आप देखिए कि इससे पहले ट्रंप ने क्या किया, इतना ही गैर संजीदा बंदा है कि जिसने अपने इत्तेहादी जो नेटो एक बेहतरीन था, और मैं समझता हूँ कि जितना इसने नेटो को यूज किया अफगानिस्तान में, उनके वसाइल जो हैं उधर इराक में, हर जगह इनको खैर खुद ही मार पड़ी है। पहले वियतनाम में पड़ी, कंबोडिया में पड़ी, लेकिन अब जो है इधर से भी इनको मार पड़ी, अफगानिस्तान से भी पड़ी, तो वो भी इनको सना छोड़ गए हैं। और उसमें जो है स्कैंडिनेवियन आप देख लें जो 4-5 कंट्री हैं वो भी, और स्पेन जो है, इटली जो है, इटली में बहुत बड़ी बेस है इनकी, ये बहरीन कतर के बाद इटली में बहुत बड़ी इनकी बेसेज है। वहां से उसने कहा, अभी मेलोनी ने जिनकी वजीर आजम है, अभी उसने कह दिया कि इसको निकालें यहाँ से। एयर स्पेस तो वो इस्तेमाल करने दी ही नहीं, वो भी निकाल रहे हैं उधर से। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पीछे इसके रॉ है, पीछे इसके जो है ये मोसाद है, पीछे इसके इजराइल है, और वो नहीं चाह रहे कि और उसके अलावा जो है जो ईरान का है, ईरान तो इसमें जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि रिलैक्स है। और इसको किसका नुकसान किसका हो रहा है? इसका अमेरिका का हो रहा है। अमेरिका की इकानमी जो है वो नीचे जा रही, 500 अरब डॉलर का जो अभी उनका जो है ना इसी में चला गया। और इसके अलावा जो इजराइल की एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि उधर इराक में जो है वहां पे उनकी जो है वो हिडन एक बेस पकड़ी गई है, जिसका इराक में जो है इराकी फौज को भी नहीं पता था उसका। ये कुछ दिन पहले जो है वहां पे ऑपरेशन हुआ, वहां पे गई इराकी फौज, तो उन्होंने देखा ये क्या है, तो वो उन्होंने हो सकता है कि वो अपने अड्डे जो है उन्होंने बाई एयरली जो है ना वो उधर बनाए हो। तो इसमें इजराइल का इंटरेस्ट है, वही ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है उसी के चक्कर में लगा। और उसको यूज कौन कर रहे हैं? जो अमेरिकन बिजनेसमैन है। और अमेरिकन बिजनेसमैन कौन है? जो जूस है वहां के। और जूस जो है उन्होंने कितनी जो पार्लियामेंट के वहां की कांग्रेस के लोग हैं उनको भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और इसमें जो है अब आप आगे देखिएगा कि आगे जो मिड टर्म आ रहे हैं इसमें बड़ी बुरी तरह शिकस्त तो नहीं है ट्रंप को। और ट्रंप को पता है कि मेरी तो ये लास्ट टर्म है, इसके बाद मैं वैसे जाने वाला हूं। और उसमें जो उनकी आईनी तरमीम है उसके तहत उसकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो जितना प्रेशर इसमें जो है सना ट्रंप पे है किसी पे भी नहीं है, लेकिन वो खुद जो है ना कहीं से कंट्रोल हो रहा है। बिजनेसमैन से कह लें, एप्स्टीन फाइल से कह लें, इजरायली जो लॉबी है उससे कह लें, उसमें इजराइल। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जो गल्फ की स्टेट्स है। कहां पे गया? सारी मैं समझता हूं कि यूएई से सारा बिजनेस जो है ना बिजनेसमैन सारा भाग गया उधर से, और वहां पे जो है वो खाली पड़ा। और आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? पाकिस्तानी पे, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अब भाई आप जो है ना पहले आप देखें कि आपने जो है जो ये अखंड भारत का जो ख्वाब देख रहा है मोदी जो है, जो जाहिल और अनपढ़ आदमी जो है ना, जिसने पूरे खित्ते को पहले उसने भी जो है ना इसी जंग में धकेला था, उसके बाद जो है अब जो है ना ये मुसाद ने और इजराइल ने और नेतन्याहू ने जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है ये वाला ड्रामा शुरू कर दिया ना। तो सना यहाँ पे
जो मुसाद का मकसद है ग्रेटर इसराइल का, वो भी इंशाल्लाह कभी नहीं पूरा हो सकता, ना इंडिया को जो अखंड भारत का है वो भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको तो वैसे भी लास्ट ईयर में जो है ना हमारी फोर्सेस ने इतना मारा है कि वो तो उनके चीखें निकल गई। उन्होंने तो अपने जो है जिनका बगल बच्चा है उनको कॉल की कि हमें जो है ना बचाएं, हमें तो मार पड़ रही है। मेरा 4-6 आवर्स में जो है ना उनकी बस हो गई थी। तो अब जो है ना इस खिते का और इस दुनिया का जो है ना वर्ल्ड वो चेंज होने वाला है, और डिक्लेयरली कह लें अनडिक्लेयरली कह लें, चाइना जो है ये सुपर पावर है और वो सारा मॉनिटर कर रहे हैं, इस जंग को भी कर रहे हैं। अभी जितना भी उन्होंने उन पे वेपन यूज किया है अमेरिका ने, सारा उन्होंने सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं। और ईरान की अभी की आप बात सुन लें, ईरान ने जो है उन्होंने कहा है कि चाइना और रशिया जो है ये सुपर पावर्स हैं और हम इन पर ट्रस्ट करते हैं। और वहां पे ट्रंप जैसा जो है अनप्रेडिक्टेबल बंदा, उस पर कौन ट्रस्ट कर सकता है? वो चाह रहे हैं कि इनकी गारंटी हो। और सही कहा डॉक्टर साहब ने कि जो मीटिंग होने जा रही है जो चाइनीज प्रेसिडेंट की और ट्रंप की, उसमें जो है इंशाल्लाह ताला जो है ये प्रॉपर जो है ये निकल जाएगा अमेरिका। और उन्हें सेफ पैसे चाहिए, वो निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाह रहा कि अमेरिकन जो है यहाँ से निकले। वो चाह रहा है कि यहाँ पे जो इकानमी है वो मजीद गिरती जाए। और ईरान का तो सारा मामला चल रहे हैं, उनके तो वो दूसरे ओशियन जो है उससे भी वो सारा अपना कार है, ट्रेन से भी वो अपना मामला कार है। और नुकसान किसको हो रहा है? जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अफ्रीका का, हमारा, इसके अलावा यूरोप का, इनका। ट्रंप ने तो पहले अपना बंदोबस्त कर लिया, वेनेजुएला में उधर गया डाकुओं की तरह, उसने उठाया उनका जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था उसको उठा के वो ले गया। बाद में उनके मिस जो है ना इनसे मैं समझता हूं कि ये हुआ कि इन्होंने समझा, नेतन्याहू ने समझा कि आप जो है अटैक करें, ये रजीम चेंज हम कर लेंगे, उसके बाद जो है क्या होगा कि हम जो है ना आर्मस जो है आपने आर्मस भी कंट्रोल कर लेंगे, तो सारी जितना भी 70% जो ऑयल है उस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उन्हें चाइना जो ईरान से जो है कोई कठपुतली नहीं मिली, वहां पे कौम मिली, मजबूत कौम मिली, एक बहादुर कौम मिली। और मैं ये समझता हूँ कि अब अमेरिका जो इसमें फंसा हुआ है, ईरान जो है वो बिल्कुल अनजायन करने वाली, मजे लेने वाली पोजीशन में है और उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ रहा। और ये जंगबंदी जो है, ये मैंने पहले भी बाहर कई प्रोग्राम में कहा है कि ये जंग अमेरिका ने शुरू की थी और ये खत्म ईरान ने करनी है। ये ईरान जो है वो खत्म करेगा इसको और अपनी शराइत पे करेगा। आप देखें कि इससे पहले क्या हुआ, आईएई को जब इन्होंने पहले जाने दिया तब भी उनकी जासूसी सारी शुरू हो गई थी। जब आईएई को इन्होंने वहां पे जो है ना वो इंट्रेंस जो है ना सारे अपनी वो जितनी भी इनकी थी वो सारी इन्होंने दिखाई। तो अब लेकिन जो ये जो ट्रंप ये समझ रहा है कि शायद जो है मैं इधर से धमकी लगाऊंगा, गीदड़ बोकियां दूंगा, मैं जी हमला कर दूंगा। हमला करने से क्या होगा, आपकी स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन ईरान को कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है उसकी इस धमकियों से। तो इसमें यही है कि ईरान जो है वो बेहतरीन जो है ना वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है और बेहतरीन उसकी कौम पीछे खड़ी है और सारे वो यूनाइटेड है, उसको कभी भी ये शिकस्त नहीं दे सकते। आज नहीं तो कल गया, ये गया ही गया। और रशियन जो चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग है उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल जो है यहाँ से हमारी जान छोड़ देगा। और सिर्फ ये ईरान से नहीं निकलेगा, मैं समझता हूँ इस खित्ते से निकल जाएगा, ये यूरोप से निकलेगा, ये जो हमारे इधर साउथ एशियन कंट्री यहाँ से भी निकलेगा। मुझे तो लगता है कोरिया, साउथ कोरिया में इसकी बेस है, जम्मू सिटी में, जापान में, उन्होंने भी इसको निकाल देना, वहां से तो ये उठा के ले आया सारा सिस्टम। आपको पता है इन्होंने सारा इधर मूव किया है, जब आयरन डोम इनका जो तबाह हुआ है और तब ये उधर से साउथ कोरिया से लेके आ गए सारा उसका जो डिफेंस सिस्टम था। तो इसमें ये जो है आखिरी सांसें ले रहा है और ये पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ये टूट फूट का शिकार है। और इसको जो है ना हमारे इंशाल्लाह ताला जो हमारे ईरानी भाई सॉरी जो ईरानी और जो चाइनी हमारे हमसाए हैं जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, वो इसको लीड करेंगे पूरी दुनिया को समाज में। यानी आपके कहने का मतलब है दूर से अक्सर चीजें छोटी नजर आती हैं मगर करीब जाने में मालूम होता है वो किस कदर बड़ी हैं। अमेरिका ने भी यही सोचकर बस अपना अटैक जारी रखा और उसके बाद अमेरिका को भी अंदाजा हुआ कि हम गलत कर बैठे हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की है ईरानी कौम ने, उन्हें पता था कि इन्होंने ऐसे ही करना है। और नेतन्याहू जो एक जब वो वहां पे सफीर था तब से उसको तैयार किया हुआ था कि आपने जो है ना आपने मसीहा जो है ना आना है और आपने सारा जो है ना ये ग्रेटर उसको तैयार किया इन्होंने उसको तैयार किया। इन्होंने आगे ट्रंप जैसा बंदा जो है उसको जो है उन्होंने पकड़ा है, उसको देख ले, उनका निकाल के देख ले कि कहां से वो कंट्रोल हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ईरान ने मुकम्मल तैयारी की हुई है और हम बसयत कौम बसयत पार्टी हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, हर लिहाज से खड़े हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा बीबी वडेरी साहिबा, हम क्योंकि एटमी ताकत है, आपने कहा कि कल और परसों हमने बड़ी सेलिब्रेशंस की, मैंने देखा पूरा
पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि अपनी जो हमने फतह जो है वो कमाई है, पूरी फतह खाली हमने जंग में नहीं कमाई, हमने पूरी दुनिया के सामने अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट कर लिया कि जिसकी वजह से दुनिया अब हमें मुसाहलत के लिए जो है ना अपनी टेबल पर ला रहे हैं। अच्छा, हम एक एटमी ताकत है, हमें पिछाड़ने वाला जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो भी एटमी ताकत है। अब जो यूरेनियम का ईरान के साथ जो मसला चल रहा है और बार बार अमेरिका उसको कह रहा है कि इसको यहाँ, इसकी फसूदगी को यहीं पर रोक दिया जाए, अब बहुत सारे पेपर्स में भी आ रहा है कि उन्होंने स्टॉप भी कर दी है, मगर अमेरिका ये दावा कैसे कर सकता है जबकि अमेरिका का माजी बहुत दफा ये चीजें इस्तेमाल कर चुका है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो अटैक्स थे और इन तमाम चीजों को देखते हुए अमेरिका किस तरह किसी मुल्क को बाउंड कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? आपने देखा है बेटा कि ट्रम्प की सारों ने बात की, और ट्रम्प मेरा ख्याल है जब भी कोई बात करता है वो इतनी लाइट करता है, उसकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, जैसे एक मजबूत गल होती है, जिस तरह कहते कि मर्दां दी वजन गल होवे होती है, जिवें वजन वाली गल होती है, वो ऐसे समझता है जैसे कोई बच्चे नहीं खेल रहे खिलौना कर रहे, इधर छलांग मारी इधर छलांग मारी उधर। तो ये सच ना एक ताकतवर हथियार है, तो इसे ना बहादुर, सिर्फ बहादुर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी उसको नुकसान भी हुआ, लेकिन उस जिसे अब हमने सुना कि ये सिर्फ इनके पीछे जो है, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अगर बिजनेसमैन भी हैं तो दूसरे लोगों को समझ नहीं आ रही, कभी ये किसी को इस्तेमाल करता है तो इसराइल को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, या मैं क्यों इसके पीछे लगा हुआ, मेरी दुम समझ लो, अगर उसकी दुम है तो वो हलाए तो वो पूरा हिलना, क्यों इस तरह कर रहा है। और जिस तरह से ग़ज़ा में जो कुछ किया है, तौबा, जैसे कहते हैं कि कभी ज़िंदगी में कोई सोच भी नहीं सकता किस तरह के हालात होंगे और इंसानियत की इस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, बच्चे, मासूम, ख़वातीन, और कभी ये इंडिया को इस्तेमाल करता है, कभी ग़ज़ा को चला गया, कभी इसराइल को इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान ने, जैसे कहते हैं ना कि आगे से इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब इसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी आसानी से इसको समझ नहीं आएगी और इतनी आसानी से जा भी नहीं सकेगा। अभी सारी फोर्सेस भी लगी हुई हैं। ये आपने देखा है कल परसों हमारे बलूचिस्तान में एक जो हादसा हुआ था, तो बलूचिस्तान मैं एक हमारी वर्कशॉप थी आर्मी के साथ, मैं गई हुई थी। आप यकीन करें, हाँ जी, यकीन करें सना बेटा, यहाँ हम बैठ के जो कुछ देख रहे हैं, वहाँ जाके जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह ये हमारा मीडिया या सोशल मीडिया जो कुछ दिखाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ उनके पीछे भी बहुत सारे मफादात, लोग अपने अपने मफाद हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है या बलूचिस्तान के भी कई लोग हैं जिनके बिज़नेस, जैसे उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया था, जिनके बिज़नेस थे वो अपनी मफाद के लिए उन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं, जैसे मारंग है, जैसे पता नहीं कि बाप पार्टी है ये। तो ऐसे गनाउने खेल खेले जा रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारी पाक फ़ौज इसको कोशिश कर रही है हर तरह, अमन से ये हल हो जाए। वैसे तो बंदा अगर आपके ऊपर एक चीज़ मुसल्लत कर दी जाए तो आप क्या करेंगी? हर बंदा अमन चाहता है, और स्पेशली जब अंदर से कोई हमारी मुनाफ़कत ना हो, हमने अपनी मेहनत से हम अपने काम करने और अपने खित्ते को हमने आगे लेके जाना है। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर दूसरे मुल्क या दूसरी ताकतवर चीज़ें अपने मफाद के लिए हमारे मुल्क में दहशत गर्दी या इस तरह की पार्टी बना के हम वहाँ से निकालना जाएंगे, जहाँ तफरीक बनाती हैं, जैसे वो कहते हैं ये जो है ये बना था सी पैक, तो उसके लिए कैसे कह रहे थे पंजाबियों को मार रहे थे और सारा। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे बहुत एक और चीज़ है, अगर आप देखें तो इसके पीछे बहुत सारे मफादात हैं, बहुत सारी मुल्कों को, इंडिया अफ़गानिस्तान को यूज़ करता है, इसराइल उसको यूज़ करता है और अमेरिका उसको यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें अब तो खुल के सामने भी आ गई हैं, आपने देखा है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक दिन दूर नहीं है कि ये सारी चीज़ें अब तो इस्लाह की तरफ जैसे लगे हुए हैं,
تو میرا خیال ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ پاکستان کی آرمی جہاں پر ماشاءاللہ، محاذوں پہ لڑ رہی ہے ماشاءاللہ، وہاں پر ہاں. ہمارے اندر بہت ساری ایسے گیمز کھیلی جا رہی ہے, بہت ساری ایسی ایجنسیز بن گئی ہیں, بہت ساری جو ہمیں توڑنے کی, اس چیز کو اس دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کہ ہم آپس میں نہ بکھریں نہ بپھریں تاکہ ہم متحد رہ سکیں اپنے دشمن کے لیے. پوری کوشش کر رہی ہیں بیٹا, شام کے ٹائم کوشش کرتی ہیں, اور آپ یقین کریں جس طرح ہماری پاک آرمی, ہماری وہاں FCC جس طرح وہاں لڑ رہی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا, لیکن جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, اور ہم کبھی یہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں ہمیں جانے دینی چاہیے. ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. نو ڈاؤٹ پاکستان کا کوئی بھی ایک بھی جان اگر اس ملک کے اوپر قربان ہو جائے تو ہم ضرور ٹربیوٹ دیتے ہیں, ہم کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. جی بلوچ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ کے علاقے کا بھی, اور سب سے بڑی بات جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک خود ایٹمی طاقت ملک کسی کو ریسٹرکٹ کرتا ہے تو پہلے آپ کو سب سے پہلے خود اس باؤنڈریز کے اندر اپنے آپ کو کمپائل کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اس باؤنڈریز کے اندر رکھنا ہوتا ہے. آپ خود اس چیز کو فالو اپ نہیں دیتے اور آپ دوسروں کو ریسٹرکٹ کرتے ہو. اب آپ بڑی خوشی کی بات بتا رہے ہیں جی کہ یورینیم کی افسردگی جو ہے نا اس کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دیا گیا, حالانکہ ایرانی جتنی بھی قیادت ہے وہ پہلے بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے, فتوے بھی دیے ہوئے تھے اور بہت سارے معاملات ایسے سامنے آئے تھے کہ ہم اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے, اور مین وائل یہ ریزن بھی نہیں ہو سکتا. تو جو ملک خود اس چیز کو اس کی پیروی نہیں کر رہا, جو ملک خود ایسے ماضی کے اس کے قصے ہیں جو سامنے آتے ہیں, تو وہ کس طرح کسی کو باؤنڈ کر سکتا ہے, کس طرح کسی کو ریسٹرکٹ کر سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں آپ, ایک ہسٹری کی بات ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. محمود احمدی نژاد صاحب جب پریزیڈنٹ تھے ایران کے, تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے ملک میں ایک سرکاری چینل ہے, آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے. وہ ایک انٹرنیشنل دورے پہ تھے, تو انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک کا پریزیڈنٹ ہوں, اس کی پالیسی ہم نے بنانی ہے, آپ نے نہیں بنانی, ہم ایک آزاد ملک ہیں. تو جو ایران کی خارجہ پالیسی ہے یا ایران کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں. جو ان کا فرق ہے, جس وجہ سے وہ اس مقام تک اس وجہ یہاں تک پہنچے ہیں, جو امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے اگر ٹکر لی ہے تو آزادانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے لی, کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی, اپنی ان کی یہ مرضی اور فیصلے کے ساتھ انہوں نے وہ اس کے بعد جو بھی اس کا رزلٹ تھا وہ ایک بات کی بات ہے. اس ساری کی ساری جنگ میں یہ جو آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے, اس میں ایک بات میں ضرور کہتا چلوں, یہ ڈاکومنٹیشن کی بات ہو سکتی ہے, ایگریمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. ماضی قریب میں بھی ایران نے کئی دفعہ جب پریشر بڑھے تو انڈر ٹیکنگز کئی آئی ہیں جو میڈیا پہ ریکارڈ پہ آئی کہ جی وہ انڈر ٹیکنگ انہوں نے یہ دی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں کریں گے, مزید اس پروگرام کو نہیں چلائیں گے, لیکن وہ خفیہ طور پہ اس پروگرام کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہے. اور یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جو بھی کرے, اس پہ کوئی ایک دیگر ملک پابندی نہیں لگا سکتا کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے یا آپ کے انٹرنل معاملات کیا ہونے چاہیے, جہاں پہ ایک آزاد ریاست جو ہے وہ وجود رکھتی ہو. دوسری بات ایک میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ایران اور امریکہ کی جنگ میں ایک چیز جو ہے وہ پوری دنیا کو جو لیسن ملا ہے وہ میں ایک شعر کی صورت میں آپ کی اجازت سے وہ آن ایئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک شعر یہ کہ حسین نہ رہے, حسین کا سر نہ رہا. یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے, حسین نہ رہے, حسین کا سر نہ رہا, مگر اس کے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا. تو امریکہ کو جس طرح کا ہم نے جواب دیا, ایران نے جواب دیا اور پوری دنیا نے جواب دیا, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو موضوع ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ملک کو اختیار بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنانے کے لیے ہر طرح کی اپنے اندر جتنی بھی جدت ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے, چاہے وہ ہتھیاروں کے صورت میں ہو یا کسی بھی ایسٹ کی صورت میں ہو. مگر یہاں پر اس کو ریسٹرکٹ کرنا, اوور آل پوری دنیا کا لا کیا کہتا ہے؟ کیا امریکہ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتا ہے, اور امریکہ کیوں ریسٹرکٹ کر سکتا ہے جبکہ امریکہ کا ماضی جو ہے نا وہ ہم سب کے سامنے ہے؟ دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہی ہیں اور ہم سب کر رہے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہے, بٹ دا کویشچن جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ مائٹ اینڈ رائٹ کی ہے. امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے, وہ ڈرتا تھا تو سوویت یونین سے ڈرتا تھا, اس نے اس کو ختم کیا تو اس کا خیال تھا کہ روس ختم ہو گیا, ٹوٹ جائے گا. یہ ریاستیں جو تھیں لیتویا وغیرہ بھی اور یہ سینٹرل ایشین یہ ٹوٹ گئی. مگر جب پوتن آیا تو پھر نظر آیا کہ اب اس کو بھی انہوں نے کسی جنگ میں کیا ہوا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو یوکرین کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز تھے
اور کازکستان کے پاس بھی تھے, اور انڈر دی ایگریمنٹ یوکرین نے بھی وہ رشیا کو دے دیے اور کازکستان نے بھی دے دیے, اور اب پشیمان ہو رہے ہیں کہ جی اگر نہ دیے ہوتے تو روس اٹیک نہ کرتا. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ مثال کے طور پہ ٹرمپ کبھی بھی نارتھ کوریا کے صدر کو کچھ نہیں کہتا, وہ یہ بھی کہتا میرے دوست ہے, یہ بھی کہتا کیونکہ اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے, بلکہ اب تو اس نے ایران کو کہہ دیا کہ تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے سے 2 خرید لو, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں. سو آج کی دنیا جو ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی. اب کوشچن, آج سے کئی سال پہلے میں نیوکلیر فیوژن کے بالکل خلاف تھا, تو یہ سمجھ آئی کہ اگر یو ایف او کوئی حملہ کرے تو پھر یہ دنیا کے پاس کیا ویپن ہے. تو پتہ لگا کہ مگر یہ بات کہ جی نہیں میرے پاس ہو سکتا ہے اور تمہارے پاس نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہے. یا تو ایک وہ جو نیوکلیر پرولیفیکیشن, مزے کی بات یہ ہے کہ ایران نے اس معاہدے پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, اسرائیل نے نہیں کیے ہوئے. ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے, اسرائیل کے پاس 5 ہیں. تو یہ پک اینڈ چوز ہے نا, کہ میرا دوست جو ہے وہ جیب میں پستول لے کے پھرے نیوکلیر ویپن کی, اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بارے میں بات بھی کرے, حالانکہ فتویٰ دیا ہوا ہے علی خامنئی نے کہ یہ میس ڈسٹرکشن کا ویپن نہیں بنے گا. ان دیٹ کانٹیکسٹ تو عراق پہ بھی حملہ یہی کہہ کے کیا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں جو نہیں ملے. ایران پہ بھی اسی اپنی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بات اتنی ہی ہے کہ بیلنس آف پاور کا ایشو, ریجنل پاور اب ایران نے دکھا دیا کہ اب ریجنل پاور ہے, ماننا پڑے گا, نیوکلیر ویپن ہو یا نہ ہو, اب تو سائبر وار ہے نا. ان دیٹ کانٹیکسٹ تو آپ دیکھ لیجئے اس خطے میں ایران کے علاوہ پاکستان, انڈیا, چائنا, نارتھ کوریا, اسرائیل, 1 2 3 4 5 ملک ہیں جن کے پاس جو نیوکلیر پاور ہیں, اور اگر ایران کو بھی ملا لیں تو یہ 6 ہیں ایک ہی خطے میں. ادھر امریکہ کے پاس ہیں, ادھر انگلینڈ, فرانس, رشیا کے پاس, اور کوئی ملک کو اجازت نہیں ہے. اجازت کیا, وہ بنا بھی نہیں سکتے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اس لیے یہ پولیٹیکل فلسفیز ہیں. 2 کتابیں, یہ 3 کتابیں ہیں جو اینڈ آف دی 20th سینچری میں آئی تھی, وہ پڑھنی بہت ضروری ہے. ایک ہے اینڈ آف ہسٹری, جو شاید آئی تھنک اس پہ کوئی مووی بھی بنی ہوئی ہے, میں نے شاید جی اینڈ آف ہسٹری, یہ شاید ہیننگٹن کی ہے, اور دوسری ہے جس پہ یہ جنگ ہو رہی ہے وہ ہے کلیش آف سیولائزیشن, یوکوہاما کی ہے, یا وہ یوکوہاما کی ہے, اور یہ 2 آتھرز ہیں. مگر ان کے خلاف ایک تیسری کتاب آئی تھی, کریٹنگ اے نیو سیولائزیشن, کہ یہ ٹیکنالوجی سے لوگوں کے حال ٹھیک کرو, ٹیکنالوجی سے جو ہے جنگیں نہ کرو. یہ میس ڈسٹرکشن اب ایسے نہیں ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی ہے, یہ تو اب ساری دنیا, انسانیت تباہ ہو جائے گی. سو یہ جو کتاب ہے وہ دیکھنے والی ہے, کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ جو پرانی کروسیڈ کی لڑائیاں تھیں جیروسلم کے اوپر, صلاح الدین ایوبی اور کرسچنز کی, وہ اب واپس آ رہی ہیں. اور اس لڑائی کے ساتھ وہی نظر آتا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو کرسچنز کو اور مسلمانوں کو لڑا رہا ہے, ایک زوئنس یہودی ملک, ایک منافقانہ رویہ پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے. ویسٹرن دنیا کرسچن ہے, ہماری دنیا مسلمان ہے, ان دونوں کو لڑا رہا ہے. خود جو ہے وہ پیسے اور میڈیا اور بینکس کے ذریعے سارے کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ہمارے جیسے ملکوں کو اور امریکہ سمیت کو سمجھنی چاہیے کہ دنیا بہتر بھی بن سکتی ہے اور دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے 21ویں صدی میں. یہ نہیں ہے کہ سو آئی تھنک کہ یس, نیوکلیر ہمیں بھی جو بچایا ہے انڈیا سے اور اسرائیل سے, وہ ہمارے نیوکلیر ڈیٹرنٹ نے بچایا. بعد میں ہماری جو افواج ہے, ہماری جو بہادری ہے, ہماری جو پلاننگ ہے, ہمارے پیچھے چین ہے, ہمارے پاس ہوائی جہاز اور ہمارے پاس شپس اور ہمارے پاس میزائلس, ہم نے سارا ترقی کی, مگر جو ڈیٹرنٹ ہے وہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے.
एग्जैक्टली ऐसा ही बल्कि अब तो अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से हैं जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सो बात वही है, पावर गेम है ये, पैसे बनाने की गेम भी है और पावर गेम भी है, और अमेरिका अब उसमें डिफीट हो रहा है. बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि अगर आप पैसे बनाने की गेम में इंसानों को गैजेट के तौर पे यूज कर रहे हो तो माजरत के साथ मेरे ख्याल से आप एटम बम बनाकर भी आपने वो सिविलाइजेशन नहीं सीखी, आपने वो इंसानी हकूक की अलमदारी नहीं देखी कि जहां पर आम इंसान की कितनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए हम यहाँ पर चीजों को देखते हैं. ईरान से पहले इजराइल ने किसी मुल्क से लड़ाई नहीं की थी. फलस्तीनियों को मारा, गजा के लोगों को मारा, लेबनान के लोगों को मारा, सीरिया के लोगों को मारा. जॉर्डन और इजिप्ट की 67 की लड़ाई के बाद उसने उसका ये जोन था और उसको वो जोन मट्टी में मिल गया. आपको अंदाजा नहीं है कि 21 ऐसे इंस्टीट्यूशंस तबाह हुए हैं इजराइल के जो 70 साल लगेंगे वो उनको रीबिल्ड करते हुए, जिसमें मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, साइंटिफिक कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं, और उनके इसका अपना ऑफिस है नेतन्याहू का. बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये उसको ख्वाब में भी नहीं था हुआ ये कि उसके साथ ये होगा. बिल्कुल ऐसे ही ये जनरेशंस पे आने वाली कई नस्लें सफ़र करेंगी इस वॉर से, इस तमाम चीज़ों से. जी शेरवानी साहब, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर मुनाफिकाना रवैया जो है वो तो नज़र आ ही रहा है, मगर अगर ये बात बहुत शर्मनाक है, अगर हम इंसान को गैजेट्स के तौर पर इस्तेमाल करके हम गेम्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ईरान को, और ख़ुद हम क्या करते रहे, हमारा माजी क्या है, हम सब चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सिनेरियोज को देख कर आप क्या कहते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से अब ईरान को तो बहुत अशद ज़रूरत है, जिस तरह बार बार ईरान को निशाना बनाया जाता है, बार बार उसे टारगेट किया जाता है, यहाँ पर मेरे ख्याल से अब ईरान को बहुत अशद ज़रूरत है कि वो एटमी ताकत बने. जी सना, ऐसे ही देखें, जैसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी की बात हुई, ये 1947 नहीं है. अब देखें आफ्टर 80 ईयर्स, अब देख ले बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकंटिनेंटल मिसाइल, क्यों जो है ना वो जो शिमाली कोरिया उसकी तरफ क्यों नहीं ट्रंप मुंह कर रहा, या इजराइल क्यों नहीं कर रहा? वजह यही है, उन्हें पता है कि ये बरे आजमी जो मिसाइल है वो मारने उन्होंने सीधे, जिनकी 15-20 हज़ार जो है ना किलोमीटर जिनकी रेंज है. और अब तो उसकी स्टेटमेंट भी आ गई है, वो जो क्या था उसका नाम, जो इनकी CIA की थी चीफ, जो है कि पाकिस्तान के पास भी जो है ना वो इंटरकंटिनेंटल जो है ना वो मिसाइल है. तो अब वो वाली ना तो ये जो है अपना रवायती वार है, और ईरान का पूरा हक है उनका करना. और उन्होंने तो अभी की जो स्टेटमेंट है उनकी स्टेटमेंट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. उन्होंने कहा कि ये जो अभी जो उन्होंने मरासला पाकिस्तान के थ्रू जो भेजा है, उनको जवाब भेजा है, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम स्लो कर सकते हैं इसको, लेकिन हम जो अपना ये प्रोग्राम है इसको खत्म नहीं बल्कि अभी इनफैक्ट बड़े मजे की बात कि वो ISPR की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को हम अपना पावर शो असल दिखाएंगे. अभी तो वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, तो जस्ट वेट एंड वॉच. अब बात ये है कि एक इसकी जो है ना ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आ गई. उसने कहा जी कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है वो इसलिए कह रही है कि वो भी बनाना चाह रहे हैं इसको, अगर ईरान बना लेगा तो इटली भी बना लेगा, ये बाकी जो, क्योंकि वहां पे तो फ्रांस और इंग्लैंड के पास है यूरोप में, तो वो अब उसका ज़हन आप उस तरफ नहीं आते कि जब आप उनके जो आइसलैंड है उस पर आप कब्जा करने पे जा रहे थे, आप उनको कह रहे थे कि ये क्योंकि वहां पे मादनी आते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो है ना हमें मैं आ जाता हूँ. पहले उनको धमकी लगाता रहा ट्रंप, इससे पहले जो ये coup किया है, इससे पहले उसको इजराइल, सारी बात उनके पीछे है. और इजराइल का क्या है, वो भी टाइम था जब जूस को जो है ना वहां पे यूरोप में, जर्मन में, रोम, वहां पे उनको जो है ना वो परमिशन नहीं थी ये खरीदने की, जो प्रॉपर्टीज है ये खरीद नहीं सकते थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारा जो पैसा था, जो कैश था, उसको जो है ना वो चले गए बैंकारी की तरफ. और तब से जो है, तब भी जो ये ब्रिटिश जो था अपना उस वक्त का किंग, वो भी उनका उस वक्त मकरूज था, और ये यूरोपियन तक उनके मकरूज हो गए थे सना इनके जूस के. वही पैसा जो है, अब देखें वो सारा जो पहला जो बैंक था वो भी इन्हीं का ही था. अब सारा कुछ इन्होंने, जितना मालियाती निज़ाम है सारा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और कंट्रोल करके जो है ना आगे ये हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं. थोड़े से ये लोग और मुनाफिक किस्म के ये लोग हैं जिसमें जो है ये फिर उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि मुस्लिम और जो है अपना क्रिश्चियन जो है कि ये आपस में टकराएं. इससे पहले उसने यही कोशिश की कि पहले मुस्लिम टकराएं, ये जो गल्फ स्टेट्स हैं जिसमें टर्की आप कह लें, जो सल्तनत उस्मानिया थी, उसी वक्त हुआ ना जब ये, कब से ये आए हैं इधर जूस जो है, कब से इजराइल कब से आया कि पहले ये थोड़े से लोग आए, फिर जो वो जो एक था अपना UN का चार्टर के मुताबिक था कि आप ऐसा करें, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें.
कुछ परसेंट इनको दे दें, कुछ वो जो फलस्तीन है, और कुछ को जो डायरेक्टली यरूशलेम को जो है ना यूएन खुद कंट्रोल करेगा। तभी जब टर्की ने वहां पे अटैक किया है, वहां पे उसको नहीं वो अपने जो हदफ था वो हासिल कर सके। तो तब से ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पे वो दड़ वो जो अपनी उनकी अरबियों से जमीनें खरीदना शुरू की, और 70 अब क्या सारा सिलसिला चाल ये रहा है कि ये वहां से जो फलस्तीनी है उनको निकालना चाहते हैं, जैसे इन्होंने जो हाल किया लबनान का, जो इन्होंने किया शाम का, जो इन्होंने जो मर्सी मॉडल जो देखें आप जो है ना, जो इजिप्ट का है, सबसे ज्यादा तो इजिप्ट लेटा हुआ है। और आगे इनका क्या था कि इराक का भी आप देख लें, पहले ईरान इराक को जो है ना आपस में लड़ाया जब कुवैत पे जब चढ़ाई हुई है। तो चलो ये माजी की बातें हैं। उसके बाद इनका आगे टारगेट था कि ईरान को हम कंट्रोल कर लेंगे, और कंट्रोल करने के बाद जो है ना अब आगे पाकिस्तान की तरफ आएंगे। पाकिस्तान जो है ये अपना वो लोहे के चने जो है ना वो है, ये नहीं आप छुपा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है आगे आप चले जाए तो चाइना है साथ, आगे रशिया है। तो यहाँ पे अब इसका जो है ना इस जंग का दी एंड आपको बता दूं तो क्या इसमें हासिल क्या हुआ, इसमें हासिल ये हुआ कि पूरी दुनिया जो है ना उसकी जान जो है वो अमेरिका ने जो अपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बादशाहत कायम की हुई थी, ये उसका खात्मा होने की तरफ जा रही है ये जंग जो है। और इसमें कई ऐसे मुल्क हैं, कई ऐसी कठपुतली हैं जो कहीं पे भी जो है ना उन्होंने अपनी बिठाई हुई है, वो भी आजाद होने जा रहे हैं सना। इसमें बहुत से ऐसे कंट्री हैं कि जो जिनको कंट्रोल, जो कहते हैं ना वो एक वहम, एक जिसे कहते हैं ना एक खौफ सा बना हुआ था कि ये पता नहीं कौन से कोई क्या चीज क्या है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, क्या हाल हुआ उसमें। आयरन डोम का क्या हुआ, इनके ये जो हमारे हमसाए हैं जो जिनको बड़ा गरूर था, बड़ा तकब्बर था, उनका वो क्या बना, उसको जो 400 S-400 था, वो मेरा ख्याल है $1.5 अरब का, तो वो एक ही नुकसान हुआ है। ये जो पिछले साल हमारी जो 4 दिन की जंग थी उसमें S-400 जो $1.5 अरब की वो ही है, और 29 उसके साथ जो है ना इनके जो है वो जो इजरायली थे वो जो ड्रोन दिए इन्होंने, हेरो या इस तरह का कोई नाम है, वो इन्होंने दिए, वो गए 8 इनके जो है ना, जिसमें मैं समझकर रफील जो था उसको भी उन्होंने फेल कर दिया, जिसका बड़ा मैं फ्रेंच राफेल के तो शेयर्स ही गिर गए थे उसके बाद। राफेल जो है ना उनकी सारी हाथ था उसका फ्रेंच जो कंपनी उनकी, तो उसका जो है वजह क्या है, वजह रफेल की नहीं है, फेल होने की वजह ये है कि हमारे पास जो है एक डिसिप्लिन और बेहतरीन किस्म की एयरफोर्स है और प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और उन्होंने उसका अमली मुजाहरा जो है ना वो किया उधर। और 10th को जो है ना 10th मई जो पिछला गया उस वक्त उन्होंने खुद कहा कि हमारी जान चढ़ाए। तो यार फेल या किसी और की नहीं है, यहाँ पे जज्बे से लोग लड़ते हैं, जैसे ईरानी कौम लड़ी है। हमारी एयरफोर्स भी जो है ना मैं समझता हूँ बिल्कुल बेहतरीन डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल है, कि उन्होंने जो है वो आगे इसका दी एंड होगा क्या, होगा ये कि इंडिया की जो है ना वो हमसे तो जान छूटी, उसकी श्रीलंका की भी उनसे जान छूट जाएगी, मालदीव जो है मालदीव की भी इनसे जान छूट जाएगी, श्रीलंकन की भी छूटेगी। साथ कहां पे इन्होंने प्रॉक्सीज नहीं शुरू की है, हमारे बलोचिस्तान में देखें, उधर जो है अपना बांग्लादेश में इनका ऐसे ही था, इनका फिर आप देख लें तो वो जो है श्रीलंका में था, मालदीव में, भूटान में, नेपाल में, कहां पे इन्होंने नहीं। और वजह क्या है कि सारा यही कंट्रोल कर रहे थे। और इसमें जो है अमेरिका तो गया ही गया, उनके जितने बगल बचे थे ये इंडिया में, तो ये सबका बड़न तख्ता जो है ना ये सना हो गया इधर। तो इंशाल्लाह ताला ईरानी कौम जो है ये सुरखरू हो चुकी है, और इसमें जो है पूरी दुनिया में जो है हमारी जान इस साम्राज्य निजाम से छूटने वाली है, और जो कठपुतलियां हैं उनको भी जो मेरा आज़ादी मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, प्रोग्राम तकरीबन मेरा टाइम तो वाइंड अप हो गया, मगर एक सवाल जो मेरा ना बड़ा अहम था, वो बीबी वडेरी यहाँ पर बैठी हुई, मैंने कहा इनसे सवाल पूछ रही हूँ। हम जब 9 और 10 को सेलिब्रेशंस में लगे हुए थे तो अचानक 10 तारीख को पता चला कि पेट्रोल भी महंगा हो गया। जहाँ हम एकदम खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे, एकदम से हमारा मोराल नीचे आ गया, और मैंने वो गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर और हर चीज़ चलते हुए देखी, मतलब वो हर चीज़ का मुझे नहीं समझ आया, मगर अवाम के लिए तोहफा था या ये खामोश रहने के लिए इंटीमेटेड था कि आप खामोश रहो अभी फिलहाल। सना, आपने देखा है कि अभी हम जितनी भी आज बात की है सारी ये जंग पे की है, ईरान के साथ जो जंग है, अमेरिका जो भी दुश्मन क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं वो पीछे लगी हुई हैं। तो जब कोई मुश्किल आती है तो सबको सफ़र करना पड़ता है, तो इसमें इंशाल्लाह ताला तो 10 तारीख ही क्यों आप आगे पीछे कहीं कर लेते हैं? हाँ, हमें खुशियां तो हमें अपनी सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये मैं आपको ये देखें, इसमें अगर होता ऐसा कि जैसे कहते हैं ना मुनाफिक, नवाज शरीफ का एक शुरू से एक वतीरा है
कि वो ये नहीं कि बातों से नहीं रखता। आपने देखा जब 2013 में आए थे तो लाइट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हम लाइट भी पूरी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इसी तरह ये अभी भी नवाज शरीफ अच्छा बीबी साहब, यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर जिस चीज का दावा करके जो क़यादत आती है ना, मेरे ख्याल से उसी चीज का ना उस क़यादत के सामने जो ना वो फुकदान पड़ अच्छा नहीं, मैं आपको बताती हूँ बेटा, 2013 में जब ऐसे हुआ, 2013 में जब नवाज शरीफ आए थे, मुशर्रफ दौर में बिजली 22-22 घंटे जाती थी, और जब नवाज शरीफ आए तो बिजली पूरी नहीं बल्कि हमारे पास वाफर हो गई। आईपीपी लगा ली इन्होंने अपने में, आईपीपी लगा के फुकतान नहीं था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जो आज भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसको वापस अपनी उसी की प्राइस पे लाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश भी है और अल्लाह ताला से दुआ गो भी है। देखिए ये जंग लगी हुई है, ये मसाइल हैं इधर उधर से। आपको पता, जब आप किसी में मसालती बने हैं, ये सफारतकारी कर रहे हैं, तो आपने देखा था कि यूए हमारे अपने मुस्लिम मुल्क ने कहा कि हमारा कर्जा वापस करो, तो एक दिन भी जाया किए बगैर उसी वक्त उनका कर्जा वापस तो किया था। किसी और से पकड़ा वहां पर, जहां जैसे भी जो भी पकड़ा, मामला था, जैसे भी बेटा पकड़ा, लेकिन मुश्किल तो आई ना। मुश्किल तो एकदम आई, ऑब्वियसली पैसे हाँ, देना इतने तो आसान ये नहीं। जो एक और सवाल 5 ये कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक अगर पेट्रोल की कीमत को स्पेसिफाई कर दिया जाए कि इस मुद्दत तक ये टाइम रहेगा, मगर मैंने देखा फ्लक्चुएशन दिनों के हिसाब से फ्लक्चुएशन आ रही है। ये तो पता नहीं था, पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि हालांकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का झंडा लगा के वो हरमज से जहाज गुजरने का जो कुछ कर सकते थे कोशिश की, लेकिन अभी क्योंकि जैसे आप कहती हैं कि सुलह की कोई अभी नज़र नहीं आ रही, तो जिस तरह चाइना भी इसमें शामिल बीच में इंटर हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला सारे मिल के इस मुश्किल को हल करेंगे, और जैसे ही ये मुल्क जैसे ये मुश्किल हल हो गई अब तो पेट्रोल भी सस्ता होगा। गुजर सकते हैं, मगर हमारे पेट्रोल की वजह से ना हमारे घरों तक गाड़ियां नहीं हमारी जाती। मुश्किल हो गई। हम आज भी अली परवेज मलिक साहब को मैं अभी रास्ते में आते हुए देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 20 रुपए मजीद हम बढ़ा रहे हैं। अभी ये रिसेंट, अभी आधा घंटा पहले जल्दी की बात है। जल्दी साथ में उनके एक और भी हाथ बात में की नहीं है, है ना, उन्होंने ये कहा जी कि फील्ड मार्शल साहब का मैं कारकुन हूँ। उन्होंने ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी उन्होंने साथ कहा कि मैं उनका कारकुन हूँ, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी सियासी हुकूमत है जिसमें एक पेट्रोलियम का वजीर ये कह रहा है कि मैं फील्ड मार्शल का जो है ना कारकुन हूँ और हम उसको लेके चलेंगे। और जो बात इन्होंने की 2013 वो तो देखिए बात ये नहीं है, एक सियासी बंदे को नहीं जेब देता कोई सियासी बंदा हो, कोई अच्छा 2013 में मैंने उनकी बड़ी थमस से बात, आईपीपीज जो है वो क्यों अच्छा ये बताएं, आईपीपीज जो उन्होंने लगाए हुए सलमान शहबाज के कितने ये बताएं। हम खुमियासे सलमान शहबाज जी मेरी बात नहीं, ये क्या बात है, आप सलमान मेरी सलमान शहबाज के कितने ये बता दें, आईपीपीज कितने हैं जो पेस्टी चार्जेस हम पे कर रहे हैं। अच्छा जवाब देते क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। हम लेडीज दे रहे हैं जिसमें से डायरेक्टली जो है ना आप 74 जा रहे हैं, चाहे मतलब कोई खवातीन ही हो, जब कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको अच्छा काम नहीं है कि आपने आईपीपीज आपने सब किए हुए हैं। मार्शल के लिए एक शेर कहना चाहूंगी, जी जी पाक धरती जई मां। अच्छा चले आईपीपी का मैं इंटरप्ट नहीं करता, आईपीपी ये पूरी कौम सवाल कर रही है। अब पूरी कौम मिलकर लूट रहे हैं, साथ में बैठे हुए आईपीपी सब किसने लगाए हुए हैं। सबसे बड़ा आजाद पाकिस्तान को आपने जो गलत बात कर रहे हैं सना। मैं इनके बाद अच्छा चलो मैं एक मिनट शेयर हो जाए। बता रहा हूँ आईपीपी ये बता दे सलमान शहबाज के कितने हैं, नहीं तो मैं बता दूं तो कौन सा कहाँ पे उसका। मेरी बात सुनो, मैं इसमें जाना नहीं चाहती। नहीं जाना पूरी कौम का मसला पूरी कौम का मसला ही होगा। उस वक्त आप पेट्रोल महंगा दिलवा रही है, डॉक्टर साहब दिलवा रहे हैं, मैं दिलवा रहा हूं। देखिए ये तो लूटने आते हैं, बैठे हैं। देखिए बात सुने, बात ये फिर भी जितना जबर जुल्म चाह रहा है, चाहे नहीं है, चाहे 47 के तहत फिर भी आने वाले कह रहे हैं कि ये करें। वो कहेगा अब बात ये कि हर दफा बीबी आपकी गवर्नमेंट अपने वजन से गिरती है, जब भी गिरती है आपकी अच्छा जी, आप तमाम मेहमानों मेरी का बात सुनो। नहीं मेरा शेर आईपीपी से ध्यान चले आ मेरा टाइम खत्म हो ये आईपीपी जो है धरती जई मां होर कोई ना, ओ साडे शेर जवान तेरे जिया जवान होर कोई ना। थैंक यू वेरी मच। ऐसी यही इनकी काबिलियत है। अगले प्रोग्राम में तब अल्लाह हाफ़िज़।